हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से कंप्लीट जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज नंबर 7 लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमने ऑलरेडी सीरीज नंबर 6 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आप लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक जेएसएससी एजुकेशन के नेम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ आप फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपना ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। साथ ही साथ एक कोर्स है जेएसएससी सीजीएल के लिए, जहाँ आप मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंडियन जीके और झारखंड जीके का कोर्स को खरीद सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 8809474880 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसकी फोकस दूरी के बराबर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। काफी आसान क्वेश्चन है। आप देखिए ऑप्शन क्या है, वंस, थ्राइस, ट्वाइस और 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है उसका फोकस दूरी से क्या रिलेशन है। वह 1 गुना होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो इसका आंसर होगा ट्वाइस होता है। कैसे, देखिए ये हुआ आपका गोलाकार दर्पण, ये देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर है और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका कहलाता है पोल। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होती है ये इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी होता है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। और ये फोकल लेंथ जो होता है रेडियस अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकत्व का कानून जो भविष्यवाणी करता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रोमोटिव बल EMF निर्माण करने के लिए सर्किट कैसे बातचीत करेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक एक घटना, ठीक है, इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिडिक्टिंग हाउ ए मैग्नेटिक फील्ड will interact with an electric circuit to produce an electromotive force phenomenon called electromagnetic induction। ऑप्शन में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो है आप जानते हैं चुंबकत्व से संबंधित जो कानून है वो फैराडे महोदय ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे का प्रेरण का जो नियम है उसके बारे में और आगे हम विस्तार करेंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं इसके बारे में विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपातिक अर्थात रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज, यहाँ ब्लैंक्स है, प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए ऑप्शन में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वली और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा उससे पहले मैं डिस्कस कर दूं कि सबसे पहले रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। रेजिस्टेंस कहते किसे हैं, तो रेजिस्टेंस का हिंदी होता है अवरोध, अर्थात जो किसी चीज में बाधा उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो तार का जो रेजिस्टेंस होता है अर्थात इसमें जब करंट प्रवाहित होता है तो उसको रोकने का कार्य करता है, अवरोधक का कार्य करता है। तो यह जो रेजिस्टेंस होता है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह मान लीजिए तार है, ठीक है, और इसका लेंथ L है और इसका ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे हम ये से सूचित करेंगे, ये लेंथ हो गया। तो रेजिस्टेंस जो होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। क्या होता है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अर्थात किसी तार का एरिया जितना ही ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, किसी तार का लेंथ जितना ही ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
यदि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह लेंथ रहता, क्या रहता, लेंथ रहता, तो वह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी बाय लेंथ बाय ए, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन को ए इंटू आर इधर हो गया, आप इतना सिंपल चीज को खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ फोकस दूरी के लेंस की शक्ति पी परस्पर, आप देख रहे होंगे यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितने भी सीरीज हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो ऑप्शन में है क्या, इन्वर्सली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड, डिविजिबल, मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेटेड। वो कैसे, वो देखिए, फोकस दूरी जो होता है लेंथ का, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, क्या होता है, 1/f होता है। तो यह किस प्रकार, इसके बीच में फोकल लेंथ और डायप्टर के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। f बराबर हो जाएगा 1/p, या फिर p बराबर होगा 1/f, अर्थात इन्वर्सली रिलेशनशिप है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेशन। डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया, यदि आप फार्मूला जानते हैं तो इजीली इसे सोल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसका ऐसा नहीं, पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर होता है। और 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट परिभाषा से। साथ ही साथ कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखें। आप पूछा जा सकता है आपका कि कन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट के एनामेल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति होती है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल एंड इट्स नेचर इज, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, एम्फेटरिक होता है। तो इसका जो नेचर होता है वह बेसिक होता है। क्यों होता है वो देखिए, तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है या इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल एंड इट्स नोन एज हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सीपेटाइट के रूप में इसे जाना जाता है, अर्थात यह बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, यह इसका जो प्रकृति होगी वह कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय प्रकृति को होगा। और यह जो है इनेमल या फिर ये कैल्शियम जो है आपका बोन्स में भी पाया जाता है। एंड इट इज हार्डेस्ट नॉन मटेरियल इन द होल बॉडी। इनेमल, यह भी पूछा गया कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है, तो वह इनेमल है। क्या है, इनेमल या इनेमल भी इसे कहा जाता है। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड पार्ट ऑफ द क्राउन एरिया इन द टूथ। और ये जो है टूथ का जो सबसे क्राउन भाग होता है, आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम इनेमल कहते हैं। मैं दांत के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ये वाला भाग जो इनेमल कहलाता है, उसके जस्ट नीचे डेंटिन होता है, फिर गम होता है, फिर पल्प होता है, फिर रूट कैनाल होता है। तो ये दांत का स्ट्रक्चर है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी इसे काफ़ी डिटेल में बताया था, दंत सूत्र क्या है, दांतों के बारे में। आदि उस लेक्चर को जो भी देखे होंगे तो ये सब की क्वेश्चन तो बस देखते ही उनसे सॉल्व हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाम हस्त नियम तर्जनी वेग सदिश भी की दिशा को मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदिश भी को दर्शाता है, और अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है। ये 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात राइट हैंड रूल द इंडेक्स फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी, द मिडिल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, एंड द थंब पॉइंट्स, अर्थात थंब क्या दर्शाता है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसे फिगर से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये फ्लेमिंग्स वामहस्त नियम है। ठीक है, और ये जो है आपका फैराडे वामहस्त नियम है। तो ये क्या बतलाता है, ये तर्जनी जो है करंट को बतलाता है, ये जो मध्यमा उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, और ये जो थंब है ये दोनों का प्रोडक्ट, अर्थात ये फोर्स को बताता है, अर्थात J इंटू बी को, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट को ये दर्शाता है। ठीक है, और वहीं से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो यह डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ, ये क्या दर्शाता है, थंब क्रॉस प्रोडक्ट, अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो एफ है J इंटू बी का क्रॉस प्रोडक्ट को दर्शाता है। सिंपल क्वेश्चन था डायरेक्ट परिभाषा से। नेक्स्ट है,
अलैंगिक प्रजनन द्वारा जीव स्वयं की अनुवांशिक रूप से समान एक जैसी प्रतिलिपि निर्मित करता है जो कहलाता है, अर्थात बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स एन जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड, अर्थात जो अपने समान संतति को उत्पन्न करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वह क्या कहलाता है, क्लोन, ऑफस्प्रिंग, बेबी फ्लॉम। तो ये कहलाता है आपका क्लोन। क्या कहलाता है? क्लोन। जो एकदम अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, जो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। ठीक है, एग्जैक्ट अपने जैसा। नेक्स्ट है गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र क्या है, अर्थात गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र अर्थात मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। ये दो फार्मूला होता है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इस सब चैप्टर को देखे होंगे हमारे वीडियो लेक्चर में, तो बहुत ही आसानी से यह सब चीज सॉल्व हो पा रहा होगा आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? नेगेटिव ऑफ v बाई यू अर्थात माइनस v बाई यू, या फिर पॉजिटिव v बाई यू, या फिर नेगेटिव u बाई v, या फिर पॉजिटिव u बाई v। तो आंसर इसका क्या होगा? नेगेटिव v बाई यू। क्या हो जाएगा? नेगेटिव v बाई यू। कैसे वो देखिए, तो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो हाइट ऑफ इमेज, अर्थात यह मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला होता है यह इमेज का हाइट होता है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसी को हम दर्शाते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला से। अर्थात जो इमेज का हाइट है उससे जब ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड किया जाता है तो मैग्निफिकेशन फार्मूला निकलता है। या फिर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उससे आप जब इमेज के डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब भी मैग्निफिकेशन फार्मूला अर्थात m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एच आई बटे एच ओ, अर्थात एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इक्वल टू माइनस v बाई यू। ये फार्मूला दोनों होता है, ये इससे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव v बाई यू अर्थात ये फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे यदि ऑप्शन में माइनस एच आई बटे एच ओ रहता अर्थात हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी रहता, फिर भी आंसर ये भी हो सकता था। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत तार में विलगन आवरण होता है जबकि हरे तार पर आवरण, अर्थात आप जानते हैं तार तीन प्रकार का होता है, एक अर्थिंग होता है, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो उस पर किस कलर का कलर चढ़ा होता है तार पर, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या है? ग्रीन और येलो, येलो और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ब्लू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड और ग्रीन। वो कैसे? देखिए, ये अर्थिंग वायर है, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर पर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है, लाइव वायर पर रेड कलर होता है और अर्थिंग पर ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पूछा क्या गया? लाइव वायर पर, तो लाइव वायर पर क्या है? रेड, तो आंसर हो जाएगा पहले रेड। ठीक है, दूसरा पूछा गया है अर्थिंग वायर पर, अर्थिंग वायर पर क्या है? ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन। तो ऑप्शन में रेड और ग्रीन कहाँ पे है? आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अचुंबक को पहचान, अर्थात कौन सा चुंबक नहीं है। ऑप्शन में है स्फेरिकल मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, बार मैग्नेट और स्क्वायर मैग्नेट। तो इसमें से कौन टाइप ऑफ मैग्नेट नहीं है? तो इसमें आपको मैं बता दूं, स्क्वायर मैग्नेट नाम का कोई चीज नहीं होता है। मैग्नेट जो होता है स्क्वायर में नहीं पाया जाता है। डिफरेंट टाइप, जैसे बार मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट होता है, डिस्क मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल टाइप का होता है, हॉर्स शूज मैग्नेट होता है, लेकिन स्क्वायर मैग्नेट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इनमें से क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैग्नेट अचुंबक है, अर्थात वह चुंबक नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? अर्थात द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज, अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने समूह हैं? मैं आपको ऑप्शन में है 7, 18, 17 और 16। तो देखिए आप 16 और 17 को तो इजीली एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसका तो कोई संभावना ही नहीं। कंफ्यूजन हो रहा होगा 18 और 7 में। तब मैं आपको बता दूं, जो पीरियड होता है और ग्रुप जो होता है वो दोनों अलग अलग चीज है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड कितना होता है? पीरियड जो होता है वह 7 होता है और ग्रुप यदि पूछा जाए ग्रुप कितना होता है तो ग्रुप होता है 18। ठीक है,
इसे मैंने आपको समझाया भी था फॉर्मूला के द्वारा। जैसे ये इस ग्रुप को याद करने का, हलीना को रब से फरियाद, ये है बेटा मांगे कार और स्कूटर बाप रे, ये है बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इस तरह से मैंने ट्रिक से आप लोगों को समझाया था और याद भी करवाया था। तो ये सारी चीज़ को आप एक बार नज़र जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में यह नामक निस्यंदन इकाई पास पास बंधे होते हैं, अर्थात ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड। तो ये क्या कहा जाता है, अर्थात किडनी का यूनिट क्या कहलाता है? न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन का होता है। तंत्रिका तंत्र का इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। नर्व्स भी नहीं होगा, यूरेटस भी नहीं होगा, ये नेफ्रॉन्स होगा। क्या कहलाएगा? नेफ्रॉन्स। किडनी का जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन्स कहलाता है। और नेफ्रॉन्स के अंतर्गत में देखिए यह किडनी में पाया जाता है और यह फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। साथ ही साथ इसका जो काम है क्या है कि यह जो है यूरिन के अंतर्गत में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसे यह रिमूव करने का कार्य करता है। जो ज़्यादा एक्सेस मात्रा में जो पदार्थ पाए जाते हैं हमारे शरीर में उसे भी रिमूव करने का कार्य करता है। और प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कितना होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स के अंतर्गत में ग्लोमेरुलस और ट्यूबल दो प्रकार के और अलग अलग कण पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है यह क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड है या फिर जो भी पदार्थ होते हैं उसको फिल्टर करने का कार्य करता है। ये सिर्फ फिल्टर कर दिया, लेकिन फिल्टर करने के बाद फिर से शरीर में वापस लाने का कार्य जो है वो ट्यूबल करता है। क्या करता है? ट्यूबल करता है। और नेफ्रॉन का जो आकृति है वो इस प्रकार से है। इसी के अंतर्गत में ये बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। इसे आप जरूर ध्यान में रखें। ये भी पूछा गया है कि बोमेन्स कैप्सूल हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये किडनी के अंतर्गत में, नेफ्रॉन्स के अंतर्गत में पाया जाता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले भी यहीं पे पाया जाता है, ग्लोमेरुलस यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज को एक बार जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को दो समान कोणों में विभाजित करता है, ठीक है। द डिवाइड्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इनटू 2 इक्वल एंगल्स, अर्थात इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल को दो बराबर भागों में कौन बांटता है? नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ट्रांसवर्स रे। तो देखिए ये तीनों तो होगा नहीं, रे को कोई लाइन ही बांटेगा ना, तो आप नहीं भी जानते फिर भी इसे आप इजीली इलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल लाइन। आप यहाँ फिगर के माध्यम से समझिए, ये हुआ इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। और इसको दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है ये लाइन, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन्स। क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन, ठीक है। कहने का अर्थ है ये इंसिडेंट रे के बीच में यदि मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये 60 है तो ये 60 होगा। ये हमेशा दो समान भागों में बांटने का कार्य करता है। कौन? नॉर्मल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लैंप के तंतुओं के लिए अधिकतर विशेष रूप से किया जाता है, यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट में किसका प्रयोग होता है? तो आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बार बार देखे होंगे। तो इसमें हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग नहीं करते, एल्यूमिनियम का नहीं करते, सिल्वर का नहीं करते, ठीक है। और ये टंगस्टन होता है, आप देखते हैं ये जो आप ये तंतुनुमा जो आकार है ये टंगस्टन का बना होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में ही, तो आप मेल्टिंग पॉइंट को भी ध्यान में रखें। यदि ये बॉइलिंग पॉइंट पूछा था तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो टंगस्टन का होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और यह क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो टंगस्टन का बहुत हाई होता है, इसी कारण इसका जो हम फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह हाई टेम्परेचर को सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड वह टर्मिनल है जिसमें द कैथोड इज द टर्मिनल व्हिच कंटेंट्स। तो देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखिए दो प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यदि गैल्वेनिक सेल की बात किया जाए तब उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात किया जाए तो उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर नहीं किया हुआ है। तो यदि ऐसा जब द्वंद्व वाला है तो उससे आप मान के चल लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम यूज जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को पहचानें, फाइंड द ऑड मैन आउट। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और
अटरबियम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन जो है ये नोबेल गैस है। ठीक है, या फिर इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस है। आप फिगर में देख, पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, ये जो ग्रुप 18 जो है, ये वाला जो ग्रुप है यह नोबेल गैस है। नोबेल गैस का ग्रुप है या इनर्ट गैस का ग्रुप है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आदि इसमें पाए जाते हैं। तो ये तीनों तो नोबेल गैस है या फिर इनर्ट गैस है, और एटरबियम जो है तो वो अलग है, यह एक धातु है, इसलिए यह ऑड मैन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताएं जो तने के विकास के लिए जिम्मेवार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वह कौन सा हार्मोन है जो तने के ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है? तो वह जिब्रेलिन होता है। कौन होता है? जिब्रेलिन होता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, पदार्थ में दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रोथ हार्मोन्स, एक होता है ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन के अंतर्गत में ऑक्सिन, साइटोकाइनेस, जिब्रेलिन्स आता है, लेकिन ग्रोथ को रोकने का जो कार्य करता है उसमें इथिलीन और एब्सिसिक एसिड आता है। ठीक है, अब इसमें से अलग अलग कार्य क्या है? तो ऑक्सिन का कार्य क्या है कि यह तने को बढ़ाने का कार्य करता है, रूट को बढ़ाने का कार्य करता है और फल को भी बढ़ने में मदद करता है। साइटोकाइनिन का क्या है कि यह जड़ को बढ़ाने में मदद करता है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, बीज को अंकुरित होने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स का क्या है कि बीज को यह उत्तेजित करता है अंकुरित होने के लिए, साथ ही साथ स्टेम को भी बढ़ाता है, फ्रूट को भी डेवलप करता है। राइट। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि यह ग्रोथ को रोकने का कार्य करता है। एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, इसलिए यह ग्रोथ को रोकने का कार्य करता है, इसलिए बीज वगैरह तुरंत अंकुरित नहीं होते एब्सिसिक एसिड के कारण। ठीक है, और यह सीड को सुसुप्त अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है, अर्थात वह उसे आसानी से अंकुरित नहीं होने देता है जब तक कि इसमें नमी, हवा, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल जाए। इथिलीन क्या है? यह फ्रूट को पकाने में मदद करता है, और जो पत्तियों का विलगन होता है, मतलब पत्ती जो पेड़ पौधे से टूट के गिरते हैं, पक के पीले हो जाते हैं, वह इथिलीन के ही कारण होता है। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पाद के लिए गलत है। और सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कहते किसे हैं? ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है वह क्या है? तो जिसे हम नेचुरल एजेंट के माध्यम से डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल एजेंट कंटेंट्स वाटर हो गया, ऑक्सीजन, एसिड रेन, अल्ट्रावायलेट रेज आदि की मदद से, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, सनलाइट की मदद से, जो ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेड हो जाए, मतलब जो विघटित हो जाए, जिसका विघटन हो जाए इन नेचुरल चीज़ों से, उसे हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर नेवर बी ब्रोकन डाउन, डिकम्पोज बाय इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। अर्थात जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, अर्थात वो जो है ऑक्सीजन से, अम्लीय वर्षा से, पानी से, हवा से, या फिर इन्वायरमेंटल चीज से आसानी से उसका विघटन नहीं हो पाता है, तो वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इनमें से क्या गलत है बायोडिग्रेडेबल के बारे में उसको देखिए। तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के कारण तेजी से विघटित होते हैं, तो ये होता है। मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोग हो सकता है, तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसे नहीं पुनः प्रयोग कर सकते हैं। कॉमनली एसोसिएटेड विद द इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट, ये भी सही होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में इंक्लूड बोथ बायोलॉजिकल या बायोटिक स्टेप, ये भी होगा। तो इसमें क्या नहीं होगा? मानवीय प्रक्रिया के द्वारा उसका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे सभी प्रकाश जो समांतर या धुरी के करीब है अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती है, अर्थात यह पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल एंड क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। देखिए, जो भी लाइट होता है वह जब इससे टकराएगा तो हमेशा फोकस से होके जाएगा। ठीक है, जब भी पैरेलल होगा तो वो फोकस से ही होके जाएगा, और इसी को हम फोकस ऑफ द कनकेव मिरर या फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा फोकस से ही होके जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत मोटर में लूप के वर्णन की दिशा द्वारा बताई जाती है या द्वारा दी जाती है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लूप इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज गिवन बाय न्यूटन लेफ्ट हैंड रूल, ये तो होगा नहीं, फैराडे लॉ, ये भी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अर्थात फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से ही मोटर की घूर्णन दिशा को बताते हैं। इसमें क्या है, जो तर्जनी है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, राइट, और इसमें ये जो इंडेक्स ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को बतलाता है और ये थंब जो है थ्रस्ट ऑफ मोशन को बताता है, और इसे ही हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में ये 2020 का सीरीज समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नए लेक्चर के नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।